नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी। पिछली क्लास में हमने प्रकाशिक यंत्रों के बारे में अध्ययन किया था, जो जिसमें हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन किया था। उसकी मैग्निफिकेशन वगैरह कितनी क्या कैसे निकलती है, वो सारी चीजें हमने ली थी। आज हम लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, उसकी मैग्निफिकेशन कैसे मिलती है और वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता है, प्रतिबिंब उसका, तो उसको स्पष्ट हम कैसे देख सकते हैं प्रतिबिंब को, वो हम ले रहे हैं। चलिए, तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? A compound microscope is an instrument used to see very small objects clearly। मतलब बहुत छोटे अगर वस्तुओं को हमको अगर एकदम क्लियरली विजिबल करना है तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम उपयोग क्या करते हैं? बहुत छोटी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो लेंस का उपयोग करते हैं। अगर पहला लेंस देखें जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, पहला लेंस अगर हम देखें तो उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और दूसरा जो आंख के पास होता है उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो जिस लेंस के आगे हम वस्तु को रखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो उससे उसका मैग्निफाइड एक हमको इमेज या प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो ए बी है और यहाँ से ए डेस बी डेस उसका प्रतिबिंब हमको देखने को मिल रहा है, बड़ा, उस वस्तु के कंपेरिजन में बड़ा। तो यहाँ पे अगर आंख के साथ बना कोण भी अगर हम देखें तो वो भी कैसा देखने को मिलेगा? छोटा कोण देखने को मिलेगा। न्यून कोण पहले भी मैं बता चुका हूं कि न्यून कोण ही बनते हैं। तो पहले से जो उसका आवर्धन क्षमता मिल रही है वो दूसरे जो पहले का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है या बिंब का कार्य करता है, और उससे फिर उससे और भी ज्यादा आवर्धित प्रतिबिंब हमको देखने को मिलता है। तो इसकी पावर कम होती है, इसकी पावर ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी, इसकी फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होती है? ज्यादा मिलती है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो अगर देखें तो ऐसे ये जो V0 दिख रही है आपको फर्स्ट लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो V0 लगभग उसके पाइप की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है ना? और ये स्पष्ट हमको A डबल डैश B डबल डैश स्पष्ट कहां दिखाई देगा? न्यूनतम दूरी D पर दिखाई देगा। ठीक है ना? तो देखिए यही होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसमें एक लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो दूसरा लेंस उसको और भी संयुक्त रूप से बढ़ा देता है, इसीलिए उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसमें देखिए इट यूजेस टू लेंसेज, यह दो लेंसों का उपयोग करता है। कितने? दो लेंसों का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे बताया मैंने, एक अभिदृश्यक और एक अभिनेत्र लेंस, जिसको ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। और आईपीस को हम बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। अभिनेत्र लेंस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? नियर द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और नियर द आई जो है, आंख के पास जो है, उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अब इसमें टोटल मैग्निफिकेशन कितनी मिलती है हमको? देखिए टोटल मैग्निफिकेशन इसकी और इसकी दोनों की कंपाउंड फॉर्म में, मतलब दोनों के गुणनफल के बराबर मिलती है। दोनों लेंस की से ही उनको इसका भी मैग्निफिकेशन मिल रही है और इसका भी, दोनों की कंपाउंड फॉर्म में हो रही है संयुक्त रूप से। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता होगी वो दूसरे वाले की आवर्धन क्षमता को के गुणनफल के बराबर कुल इस माइक्रोस्कोप की हमको आवर्धन क्षमता मिलेगी। तो कुल आवर्धन हमको कितना मिलेगा? देखिए अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस की जो होगी, मतलब एम इक्वल टू अगर देखे तो वो M0 इंटू ME। M0 किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए जो अभिदृश्यक ले रहे हैं हम, और ME अभिनेत्र के लिए। तो इतनी हमको दोनों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर इसकी कुल आवर्धन क्षमता हमको मिलेगी। अब ये देखिए कैसे काम करता है ये। तो ये प्रकाश वस्तु से होकर गुजरती है, लेंस उसे बड़ा करता है और बड़ी छवि हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है ना? तो ऐसे ये काम करता है, जो भी वस्तु से लाइट एंटर करेगी वो पहले उसका एक प्रतिबिंब बनाएगा, और पहले का जो प्रतिबिंब है
वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है या वस्तु का कार्य करता है, उससे और भी ज्यादा आवर्तित हमको प्रतिबिंब देखने को मिलता है और बड़ी छवि हमको देखने को मिलती है। लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, है ना, लेंस मैग्नीफाई करता है उसको, ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा बड़ा। एक पहला लेंस क्या करेगा, थोड़ा सा आवर्धित करेगा जितनी उसकी मैग्निफिकेशन है, दूसरा और को उसको और भी ज्यादा आवर्धित करता है। मान लेते हैं कि भाई इसकी टोटल आवर्धन क्षमता, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले ने उसको 10 गुना बड़ा किया और दूसरे की आवर्धन क्षमता है जैसे 40, तो टोटल कितनी मैग्निफिकेशन मिलेगी हमको, 400 गुना। कितनी, तो 400 गुना, मतलब वस्तु से 400 गुना बड़ा जो है वो हमको प्रतिबिंब दिखाई देगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब इसकी अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन देखें, किसकी, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, अगर आवर्धन क्षमता इसकी हम देखें तो वो कैसे मिलती है। तो देखिए आवर्धन क्षमता कैसे और कितनी मिलती है। अब दो स्थितियों के लिए लेंगे हम कि अगर अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है तब कितनी मिलेगी, और अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पे बनता है तो कितनी मिलेगी। तो देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, कैसे देखो मिलती है हमको, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। देखिए फाइनल इमेज के साथ जो भी एंगल बन रहा है वो कितना, बीटा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब के साथ आंख पर बने कोण को बीटा लेते हैं, और बिना लेंस के और वस्तु के साथ बने कोण को हम क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं। तो ये भी इधर अल्फा होगा और ये वाला भी अल्फा होगा। वैसे अगर उसको कंपेयर करें तो लेंस के बिना बनता है वैसे तो एट द आई एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस एट लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, कितने, डी दूरी जिसको हम बोलते हैं। कि अगर अब इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, कोणीय आवर्धन क्षमता या आवर्धन क्षमता किसको बोलेंगे, किसके बराबर होगा, m इक्वल टू बीटा और अल्फा। बीटा कौन सा होता है, अंतिम प्रतिबिंब पर बना कोण, ठीक है ना, और अल्फा कौन सा है, जो वस्तु के साथ बिना लेंस के जो कोण बनता है न्यूनतम दूरी पर, जो कि ये होता है। जैसे ये वस्तु ले ली हमने, यहां पर आंख पर बना कोण जो होता है वो अल्फा होता है। आंख पर बना कोण कितना होता है, अल्फा। ये ए और बी जो बनता है, और ये कितनी दूरी पर बनेगा, डी दूरी पर। तो इसी से हमको मैग्निफिकेशन मिलती है बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बीटा और अल्फा, क्योंकि बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ताकि ज्यादा आवर्धित मिले। जैसे अभी पीछे बताया, एक 10 गुना कर रहा है तो दूसरा 40 गुना अगर कर रहा है तो 400 गुना तक इसका मैग्निफिकेशन मिलती है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो अगर वस्तु देखें तो बहुत छोटी लेंगे इसमें, तभी हमको 40 गुना करके वो अच्छे से दिखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन मिलेगी, अब वस्तु के साथ जो अल्फा कोण बना वो भी छोटा होगा, और बीटा जो है वो भी क्या होगा, छोटा कोण ही होगा, कि वस्तु बहुत छोटी है। तो अगर छोटे कोण होंगे तो हमको tan अल्फा और tan बीटा की फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखिए tan बीटा कितना मिलेगा हमको, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन डी, और tan अल्फा कितना मिलेगा, ए ट्रिपल डैश अपॉन डी। या फिर ये भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे बता ही देते हैं। अल्फा देखिए कितना मिल रहा है, ए बी अपॉन डी, जैसे मैंने बताया, देखिए ए बी अपॉन डी मिलेगा। तो ये देखिए आपको मिल रहा है डी अपॉन ए बी, क्योंकि tan अल्फा नीचे है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, डी अपॉन ए बी मिल रहा है। और बीटा कितना मिलेगा, tan बीटा, देखिए tan बीटा ये बन रहा है यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब के साथ, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन कितना मिलेगा, पीई ए डैश, जो कि कितना है, डी। तो यहाँ डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, डी से डी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए एम इज कितना मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी के बराबर मिल रहा है। अब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, अब देखिए ये है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये वाली दूरी, और एक ए बी, मतलब वस्तु और फाइनल प्रतिबिंब, इन दोनों की देखो। इसके कारण तो अभी मैंने पीछे बताया था कि एम इज कितना मिलता है, एम ई इंटू एम जीरो। तो एम ई जो है वो अगर हम देखें तो किसके बराबर मिलेगा, एम ई जो है, इसके जो मैग्निफिकेशन अगर देखें तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा इसके लिए भी मिलेगा। ये देखिए ये वाला एंगल बन रहा है एक तो, और एक इसके साथ अल्फा अल्फा ही है, तो इन दोनों का रेशियो अगर देखें तो कितना मिलेगा हमको, एम ई जो है, सॉरी एम ई तो इसके लिए एम जीरो ले लेते हैं इस वाले लेंस के लिए, तो कितना मिलेगा देखिए कितना मिलेगा, एम जीरो जो है वो हमको मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन डी, अगर न्यूनतम दूरी पे ले रहे हैं, या ए डैश बी डैश अपॉन कितना मिलेगा,
ए बी मिलेगा, ठीक है, और एम ई कितना मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, इसके लिए ये प्रतिबिंब और वस्तु, ये प्रतिबिंब ये वस्तु, इसके लिए ये बिंब था या वस्तु और ये प्रतिबिंब था, इसीलिए देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और इसके लिए मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो यहां से तो हमको देखो इसकी कुल मैग्निफिकेशन अगर देखे तो ये मिल रही है ना, जो कि यहाँ पे भी इन दोनों को अगर गुणा करें तो देखिए ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ये बचेगा ना। तो बस इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ए डैश बी डैश से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, एम ई इंटू एम जीरो, है ना। तो एम जीरो कितना मिल जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और एम ई कितना मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो इनकी जब वैल्यू पुट करते हैं, अगर ए डैश बी डैश देखें या ए डबल डैश बी डबल डैश, इनकी वैल्यू तो है नहीं ना, ए डबल डैश बी डबल डैश उस पाइप के अंदर लेंस के लिए दो दूरी कैसे, तो हमको दिख रहा है सिर्फ मैग्नीफाई होकर, कितना मैग्नीफाई हो रहा है, तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं देख सकते ना। लेकिन ये वाली जो दूरियां है वो तो हम माप सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश ये दोनों एक साथ है, तो इनके साथ इस बीटा कोण बन रहा है, तो इन दोनों त्रिभुज को अगर हम क्या करें, समरूप ले, तो समरूपता से हमको क्या मिल जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश जो है इन दूरियों के रेशियो के बराबर मिल जाएगा। तो देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर मिल जाएगा, ये कितनी है, ए डैश पी ई, जो कि इसका फाइनल प्रतिबिंब अगर देखे तो ये वीई हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए ये वस्तु का कार्य करता है, तो ये मिल जाएगा हमको यू ई मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यू ई मिल जाएगा, है ना। तो देखिए इस हिसाब से अगर देखें तो हमको एम जीरो कितना मिल जाएगा, या एम जो है टोटल मैग्निफिकेशन, या सिर्फ एम ई देखे इस वाले लेंस के लिए, जो इसके और इसके साथ जो प्रतिबिंब ये अल्फा बीटा जो कौन बन रहा है, इन दोनों से जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको समरूप लेने के बाद देखिए कितना मिल जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश जो है वो किसके बराबर मिल जाएगा हमको, देखिए वीई अपॉन कितना मिल जाएगा, यूई, दोनों ही माइनस में मिलेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो ये तो मिल गई हमको एम ई की वैल्यू या एम ई का मान। एम जीरो कितना मिलेगा, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, आप देखिए यहाँ पे ये ए डैश बी डैश और ये ए बी, इनके लिए भी देखो कॉमन एंगल अल्फा ही बन रहा है दोनों पे, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, देखिए ये अल्फा अल्फा, ये 90 है और ये भी 90 है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, ये वाला जो ये वाला बन रहा है वो भी क्या होंगे, समान होंगे, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। तो इससे एम जीरो की वैल्यू जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इनकी दूरियों के रेशियो के बराबर, जो ये जितनी दूर पर ये पड़े, ठीक है ना, समरूपता के कारण ही ये मिल रहा है। तो कितना मिल जाएगा, ये देखिए ये तो है यू जीरो, ए डैश बी डैश कितना पहले, तो ये देखिए वी जीरो, तो ये हो गया वी जीरो, ये तो पॉजिटिव में देखिए इस लेंस के लिए उधर, और ए बी कितना है यू जीरो, जो कि माइनस में मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम ले तो इनकी देखिए कितने मिल जाएगी, वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो, वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो, और इधर कितना मिल रहा है, वी अपॉन यू ई। तो ये मिलता है हमको इसकी टोटल मैग्निफिकेशन। तो इसकी कुल आवर्धन क्षमता हमको इतनी प्राप्त होती है, ये ठीक है ना। तो इतनी आवर्धन क्षमता हमको इसकी मिलेगी। एम इज कितना देखिए वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो और वी अपॉन यू ई। अब इसमें दो हम कंडीशन ले सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अगर डी पर बनता है, लिस्ट दूरी पर, वीई अगर डी के बराबर होगा तब उसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी, देखिए वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई और वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो। ये किस कंडीशन में मिल रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अगर वीई कितना है माइनस डी है। चलो मैं इधर बता देता हूं यहाँ पे। तो लेंस फॉर्मूले से हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ ई इजल टू 1 अपॉन डी, माइनस में मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस था है ही है, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस यू ई। इस वाले लेंस के लिए देखिए निकाल रहे हैं क्योंकि वी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा, ठीक है ना, इसीलिए एफ ई लिया है, इसके लिए उसी लेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ये तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए 1 अपॉन एफ ई इजल टू कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस में प्लस 1 अपॉन
यू ई, तो यहां से 1/u ई हमको कितना मिल जाएगा, 1/fe प्लस 1/d, ये मिलेगा। तो देखिए इस केस के लिए अगर हम देखें तो इसकी आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन हमको कितनी मिल जाएगी, m इक्वल टू देखिए कितना है, v0 अपॉन माइनस का u0। ठीक है, अब ve की जगह पे तो हमने d ले ही रहे हैं, ले रहे d, ठीक है, और 1/ue की वैल्यू कितनी मिली है हमको, 1/fe, ये तो डी ले ही रहे हैं हम, और उसकी वैल्यू कितनी मिली हमको, देखिए 1/fe, 1/ue की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 1/fe प्लस 1/d, तो ये मिल गया 1/d। तो इससे देखिए हमको मैग्निफिकेशन कितनी मिल रही है, m इक्वल टू, अब d को अंदर मल्टीप्लाई करें तो v0 अपॉन माइनस u0 तो है ही, और साथ ही क्या मिल रहा है, d अपॉन fe प्लस 1, कि डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको ये जो मिल रहा है यहां पर, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे मिल रहा है ये, ठीक है ना। तो ये स्थिति कैसे आई वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन चलो बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये मिलेगी इसकी u0 अपॉन माइनस u0, v0 अपॉन माइनस u0 1 प्लस d अपॉन f। तो ये कब मिल रहा है, जब वो अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अगर न्यूनतम दूरी पे बनता है तो स्पष्ट दिखाई देगा, सुस्पष्ट एकदम। और दूसरी कंडीशन क्या ले रहे हैं हम, कि नॉर्मल एडजस्टमेंट एट इमेज एट इंफिनिटी, अगर वो वीई जो है कहां पे बन रहा है, अनंत पे, अगर अनंत पे बनता है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन हमको कितने मिल जाएगी, माइनस, हाँ सॉरी, एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया था ये v0 जो है इसकी फोकल लेंथ तो बहुत कम है fe, ये जो बहुत कम है, तो ये इस नली की पूरी दूरी किसके बराबर होगी, v0 के बराबर। तो देखिए v0 लगभग किसके बराबर है, l के, और u0 जो है लगभग किसके बराबर है, f0 पे। ये u0 जो प्रतिबिंब की दूरी ना, ये लगभग कहां रखेंगे, f पे, तभी वो मतलब f के पास में रखेंगे, थोड़ा तो दूरी रखेंगे, f पे तो इन्फाइनाइट पे बन जाएगी, f से थोड़ा मतलब लगभग वो f0 के पास में ही रखेंगे। तो ये चीज हो जाएगी। तो इससे देखिए हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, v0 l के बराबर है ना, और ये u0 f0 के बराबर 1 प्लस डी अपॉन fe। वही अगर हम, ये तो किसके लिए लिया था, जब न्यूनतम दूरी पे बन रही थी, यही अगर अनंत पे बनता है तो कितना मिल जाएगा, d अपॉन एफ ही यहाँ पे मिल जाएगा, तो माइनस एल अपॉन f0 और d अपॉन fe। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ve की जगह पे d नहीं आएगा, अनंत हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन ue जो है वो किसके बराबर मिल जाएगी, 1 अपॉन fe के बराबर। तो बस सीधा ये 1 प्लस नहीं आएगा, d अपॉन fe ही मिल जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन हमको मिलेगी अगर वो अनंत पे, ये अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे अगर बनता है तो, ठीक है ना। तो ये ऐसे इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा होता है, जो tan बीटा अपॉन tan अल्फा से। अब इसमें देखिए ये मेन चीज है इसकी, कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर मिलती है, ऑब्जेक्टिव या अभिदर्शक लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो अभिनेत्र के गुणनफल के बराबर, मतलब कुल इसकी कितने मिलता है, दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर मिलती है। अगर न्यूनतम दूरी पे बनता है, सुस्पष्ट बनता है प्रतिबिंब एकदम न्यूनतम दूरी पे और अच्छे से हमको दिखाने मिल रहा है, तब इसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी, L माइनस एल अपॉन f0 1 प्लस डी अपॉन एफ, या फिर u0 अपॉन माइनस u0, v0 अपॉन माइनस u0 या माइनस एल अपॉन f0 1 प्लस डी अपॉन एफ। और अगर अंतिम पे बनता है तो माइनस एल, यहाँ 1 प्लस की जगह पे डी अपॉन एफ मिलेगा सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखिए हम क्या ले रहे हैं नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन या दूरदर्शी, दूरबीन या दूरदर्शी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। खगोलीय, अब इसका उपयोग क्या किया जाता है, कि खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन का उपयोग दूर स्थित खगोलीय पिंड जैसे तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं को देखने के लिए किया जाता है, या उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप का उपयोग इसीलिए तो करते हैं ताकि दूर की जो वस्तु है, वैसे वो बड़ी है लेकिन दूर होने के कारण छोटी दिखती है हमको, तो उसको अगर सुस्पष्ट पास में अगर उसका प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप क्या करता है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट्स है जितने भी, जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, आकाश गंगा, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का उपयोग या यूज
करते हैं उनका, जैसे तारे हो गए, आकाश गंगा, उनको ऑब्जर्व करना है, अगर उनका एनालिसिस करना है, उनको देखना है, तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब पास बनाने के लिए, ताकि उनको सुस्पष्ट हम उनको देख सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होते हैं रिफ्लेक्टिंग और एक होते हैं रिफ्रैक्टिंग। अब देखिए रिफ्रैक्टिंग में क्या होगा, लेंस का उपयोग करेंगे। रिफ्रैक्शन किसमें होता है? लेंस में। तो इसमें क्या करते हैं? लेंस का उपयोग करते हैं, रिफ्रैक्टिंग या अपवर्ती दूरदर्शी या दूरबीन में। और परावर्ती दूरबीन या दूरदर्शी में हम क्या करते हैं? मिरर्स या दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें तो किसका उपयोग करते हैं? लेंस का। और इसमें दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लेंस का उपयोग करते हैं तो उसमें एब्रिविएशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना, इतना क्लियर विजन नहीं मिलता। इसीलिए आजकल ज्यादातर कौन से ज्यादा, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखते हो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है उसका ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मिरर्स का यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट अच्छे से उसमें एंटर कर सके और उसकी इंटेंसिटी, जो भी इमेज जो दूर की वस्तु को पास में उसका प्रतिबिंब बना रहा है वो क्लियरली विजिबल हो और लाइटेड बने, ठीक है ना। अगर ज्यादा शाइनियर ऑब्जेक्ट अगर देखना है आपको दूर का, ज्यादा शाइनियर है, चमकीला, अगर किसी का प्रतिबिंब अच्छे से, दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब पास में ज्यादा शाइनियर या चमकीला देखना है, तो हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए टेलीस्कोप में क्या रहता है, ये देखिए आईपीस लेंस इसमें छोटा लेते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेते हैं। माइक्रोस्कोप का उल्टा एक तरह से, माइक्रोस्कोप में क्या था, ऑब्जेक्टिव छोटा था और आईपीस बड़ा था, मतलब इसकी कर्वेचर ज्यादा, अब इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और इसकी फोकल लेंथ, सॉरी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसकी कर्वेचर, फोकल लेंथ कम है मतलब इसकी कर्वेचर कम है और इसकी कर्वेचर क्या है, ज्यादा। लेकिन साइज इसका देखिए, द्वारक इसका छोटा है और इसका द्वारक क्या है, बड़ा है। बड़ा द्वारक रखते हैं ताकि दूर की वस्तु के लिए ज्यादा से ज्यादा उसकी ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आ रही है वो इसके अंदर एंटर कर सके। तो बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू फिर ये दूर के ऑब्जेक्ट, जो भी दूर का ऑब्जेक्ट है उसका देखिए, यहाँ पे मतलब दूर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जैसे ए और बी, तो उसका देखिए ए बी एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। अब जो कहां पे बनेगा, इसके लेंस के फोकल लेंथ के अंदर, मतलब पी इसके प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस दूरी के बीच में बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी देखे तो लंबाई की लगभग किसके बराबर मिल रही है, F0 और Fe के बराबर, दोनों के बराबर इस पूरे पाइप की लंबाई, है ना। तो दूर के वस्तु का पहले इसने एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाया, है ना, जो इसके फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, और उससे एक बड़ा प्रतिबिंब, फिर दूर की वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब हमको देखने को मिल रहा है। तो ये दो टाइप के होते हैं, कितने, एक तो लेंस का उपयोग करते हैं और एक में मिरर का उपयोग करते हैं, जैसे इनमें ये देखिए कॉनकेव मिरर। और अब ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, पहले चलो पहले इनको देख लेते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो रिफ्रैक्टिंग अपवर्ती दूरदर्शी, जिसमें लेंस का उपयोग किया जाता है, लेंसों का, और रिफ्लेक्टिंग में क्या करता है, दर्पण का। ऐसा नहीं कि सिर्फ दर्पण का करते हैं, लेंस भी करते हैं, लेंस के साथ दर्पण का भी उपयोग किया जाता है, इसीलिए इनको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इनकी भी देखिए आवर्धन क्षमता कितनी मिलेगी, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब वही देखिए छोटे एंगल होते तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए अगर इसके लिए हम देखें तो F0i अपॉन पीई F0 और अपॉन F0i अपॉन पी, tan बीटा और tan अल्फा की। देखिए यहाँ पे ये अल्फा बन रहा है ना, तो ये किसके साथ बन रहा है, AB के साथ, जो यहाँ पे, या फिर जो भी बन रहा है यहाँ पे AB, यहाँ F0L ले रखा है, तो F0L अपॉन पीई Fe, अब बीटा भी इनके साथ ही बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए F0L अपॉन पीई Fe और F0L अपॉन P0 F0, ये देखिए P0 F0। तो ये जो बन रहा है अल्फा, अल्फा ले लिया जो इस वाले ट्रायंगल से मिल रहा है हमको, ठीक है ना। और बीटा किससे मिल रहा है, ये वाले ट्रायंगल से भी, और इन दोनों को समरूपता से, ये जो पीछे मैंने आपको बताया वैसे ये समरूपता से इसको भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल अगर इसकी मैग्निफिकेशन देखे लास्ट में तो कितने मिल जाएगी कि F0L तो कट जाएगा, बचेगा क्या, P0 F0 अपॉन PE F0। तो देखिए P0 F0 कौन सा है, ये देखिए P0 F0 जो कि किसके बराबर है, F0 के। अब PEF जो कि देखिए UE के बराबर है, इसके क्या है PEF0, ये देखिए PEF0 जो कि किसके बराबर होगा, लगभग इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर, है ना। ये देखिए F0 यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट की मतलब इस दूसरे लेंस के लिए बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के
बराबर होगा ये वाली दूरी यूई के, जो भी पीछे भी मैंने आपको बताई थी। तो फाइनल इसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिल रही है, देखिए f0 माइनस यूई। अब लेंस फॉर्मूला से अगर इसका वैल्यू पुट करें, जैसे पीछे ली थी कि वो न्यूनतम दूरी पर अगर बन रहा है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1/VE बोले तो माइनस बी, और 1/U कितना हो गया, -1/-यूई, जो भी मैंने बताया था आपको, इक्वल टू 1/FE। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस, तो 1/UE कितना मिल जाएगा, यही 1 + FE + D। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करें, f0 तो था ही ऊपर, है ना, 1/UE की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो 1/FE + 1/D कितना मिल जाएगा, प्लस 1/FE/D मिल जाएगा। तो देखिए कितना मिला मैग्निफिकेशन यहां से हमको, अगर हम देखें तो -f0/UE की 1/UE की वैल्यू पुट की तो 1/FE + 1/D मिल रहा है। तो 1 + FE/D मिलेगा, कितना मिलेगा, -f0/FE। भाई ये जो फॉर्मूला है यहां से FE को कॉमन ले लिया कुल मिला, ठीक है ना। तो कितना मिल गया यहाँ पे, FE/D और प्लस में 1 मिल गया, ठीक है। तो ये मिल गई हमको इसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, ये इसकी मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता मिल गई। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहो तो ये वाला नहीं तो सीधा ये वाली वैल्यू जैसे इसे इसमें अगर पुट करे तो m इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए कितना मिल जाएगा, f0 तो है ही है, और 1/FE UE की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/FE + 1/D। अब ये भी रख सकते हो आप, अब ये लो या ये लो, दोनों सेम चीज, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मैग्निफिकेशन मिल गई। अब ये कहां पर मिलेगा कि देखिए क्लियरली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस फॉर लार्जर मैग्नीफाइंग पावर। अगर हमको ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर अगर चाहिए तो देखिए क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा आईपीस लेंस की फोकल लेंथ से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमको एम जो है आवर्धन क्षमता जो है इसकी, किसकी आवर्धन क्षमता, किसकी, इस टेलीस्कोप की अगर ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो हमको क्या करना है, अभिदृश्य की जो अभिदृश्य की जो f0 जो है वो क्या करना पड़ेगा हमको, हमेशा FE से ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी m जो है हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। m जो है मैग्निफिकेशन इस टेलीस्कोप की ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। और देखिए क्या है, ऑल्सो इट इज टू बी नोटेड दैट इन दिस केस m इज लार्जर देन दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशन, ठीक है ना। तो अगर हम f0 FE से ज्यादा लेते हैं, जो कि लेनी है हमको, f0 देखिए बहुत बड़ी है और FE बहुत कम है, ठीक है ना, तो हमको ये जो मैग्निफिकेशन है बहुत ज्यादा इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मिल सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी अगर ज्यादा फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना, तभी ये यहां तक फोकस कर पाएगा इसको। फोकल लेंथ अगर ये है तो जो दूर के वस्तु का जो प्रकाश आ रहा है वो यहाँ पर इसके फोकल लेंथ से भी पहले, मतलब उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में उसको केंद्रित कर पाएगा, ताकि उसका बड़ा एक प्रतिबिंब हमको देखने को मिल सके। जो दूर है वस्तु उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब इसने बना दिया, फिर उसके दूसरे लेंस से कंपाउंड फॉर्म में उसको और भी, मतलब दूर की वस्तुओं को हम पास में अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो सकता है मैं भूल गया हूं आपको बोलने के लिए। चलिए अभी देखिए हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, दूसरा स्केच ले रहे हैं। पहले तो हमने क्या लिया, अगर वो न्यूनतम दूरी पे बनाता है तब तो इसकी मैग्निफिकेशन इतनी मिलेगी हमको, है ना, -f0/FE 1 + FE/D मिलेगा। और अगर वो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बनाना है, अनंत पे बना रहा है, इमेज एट इंफिनिटी अगर अंतिम पे बनाता है तो, अब इसमें देखिए क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस, जो कि हमने पीछे लिया है कि भाई f0 जो है वो हमेशा ही FE से क्या होना चाहिए, अगर हमको ज्यादा आवर्धन चाहिए, ठीक है ना, आवर्धन क्षमता अगर अधिक चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, f0 को हमेशा
एफ ई से ज्यादा लेना है ताकि हमको ज्यादा आवर्धन क्षमता उसकी मिल जाए। ये देखिए F0 प्लस एफ ई किसके बराबर है, एल के बराबर, जो भी मैंने पीछे बताया था आपको कि देखिए F0 यहां तक है और ये एफ ई है, तो ये दोनों मिलकर क्या है, इस पाइप के, उस दूरदर्शी के पाइप की लंबाई के बराबर है। तो देखिए क्या मिल रहा है, F0 प्लस एफ ई जो है एल है, जो उसकी क्या होती है, कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या होती है ये, F0 प्लस एफ ई जो है वो दूरदर्शी की लंबाई के बराबर होती है, लंबाई के बराबर होती है, मतलब वो उसकी लंबाई के बराबर है या उसकी लंबाई ही होती है एक तरह से, ठीक है ना, लगभग उसकी लंबाई के बराबर होती है। और देखिए अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑल्सो लार्ज, मैंने बताया देखिए इसका द्वारक हमेशा क्या करना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रकाश उसके अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके, तो हमको अच्छे से उसकी क्लियर विजिबिलिटी और भी अच्छे से मिल सके। अगर लाइट ज्यादा नहीं होगी, जैसे हम नॉर्मली अगर देते हैं लो लाइट में हमको पिक्चर थोड़ी डार्क मिलती है, अगर लाइट अच्छी होती है तो पिक्चर्स भी, जब कैमरे भी हम लेते हैं ना फोन वगैरह में भी, तो अच्छे देखने को, तो वही, तो जितना द्वारक बड़ा होगा तो ज्यादा उसमें लाइट एंटर करेगी, ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो इमेज भी हमको और भी शाइनियर और अच्छे से देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेता हूं कि अभिदृश्यक का द्वारक जो है, अभिदृश्यक का द्वारक, अभिदृश्यक का द्वारक अभिनेत्र से, अभिनेत्र से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा होना चाहिए ताकि अधिक प्रकाश उसमें क्या होगा, प्रवेश करेगा, अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगी, अधिक प्रकाश अगर प्रवेश कर सके तो प्रतिबिंब जो है वो चमकीला दिखाई देता है, सुस्पष्ट दिखाई देता है, प्रतिबिंब चमकीला दिखाई देगा, मतलब ज्यादा लाइट वाला तो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है ना, चमकीला दिखाई देता है। अब इस अरेंजमेंट के लिए अगर वो प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनता है, तो इस अरेंजमेंट के लिए इसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी, देखिए m इजकल टू माइनस एफ जीरो अपॉन एफ ई के बराबर मिलेगा, क्योंकि अब देखिए न्यूनतम दूरी पर तो बन नहीं रहा है, अंतिम पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो है d जो है 1/b, ये कितना हो जाएगा, अनंत बोले तो 0, तो 1/ue किसके बराबर मिल जाएगी, सीधी 1/fe के, क्योंकि अगर हम देखें, देखिए अगर अंतिम प्रतिबिंब जो है वो v जो है, v जो है वो कितना मिल रहा है, अनंत मिल रहा है, तो 1/f जो है, fe जो है, ठीक है ना, उसके लिए ले रहे हैं हम, उस वाले के लिए ve जो भी पीछे भी बताया था मैंने, तो ये तो हो गया 1/ve, तो ये और प्लस मिल जाएगा 1/ue, तो यहाँ पे सीधी सी हमको देखो चीज देखने को मिल रही है कि 1/ue जो है वो किसके बराबर मिल जाएगी, 1/fe के बराबर। तो उस केस में देखिए पीछे अगर देखे तो क्या चीज देखने को मिल रही थी, देखिए ये रहा F0/UE मिल रहा था, तो वो किसके बराबर मिल जाएगी, 1/UE किसके, 1/fe के बराबर मिल जाएगी। तो देखिए F0 कितना हो जाएगा, 1/UE जो था प्लस में था वो माइनस तो इधर है ही है, तो वो कितना मिल जाएगा, माइनस F0/fe के बराबर मिल जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट ले रहे हैं कि अगर वो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है तो। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट, ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये जो पीछे हमने लिए हैं ये दोनों, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, जो ये वाला फर्स्ट पोर्शन था ये कौन सा था, रिफ्रैक्टिंग, जिसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हम क्या ले रहे हैं, ये वाले देखिए, ये जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या है, इसको बोलते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप, ये कौन सा है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, और इसको बोलते हैं न्यूटोनियन, आजकल ये ज्यादा प्रचलित है न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो है। अब देखिए कैसेग्रेन और न्यूटोनियन दोनों ही कैसे हैं, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, बोले तो ये दोनों ही जो है कौन से हैं, इधर लिख लेता हूं मैं, ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, मतलब
ये परावर्तीय या परावर्ती दूरदर्शी है। ये क्या है? परावर्ती दूरदर्शी है, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है? मिरर्स का। किसका? मिरर्स का या दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताया था मैंने। अब देखिए, दोनों में ही दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, लेंस का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन दर्पण का भी इनमें यूज किया जाता है। वैसा क्यों? अब इनका जो द्वारक है वो खुला रखा जाता है। इनका द्वारक जो है, जितना ज्यादा बड़ा द्वारक, मैंने अभी बताया था, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करती है। लेकिन अपवर्तन में हमको क्या है? लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम मिलती है। किसमें? अपवर्तन में लाइट की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता कम मिलती है, उससे हो सकता है उसका कम चमकीला प्रतिबिंब हमको देखने को मिले। लेकिन ये ऐसे है, रिफ्लेक्टिंग टाइम टेलीस्कोप जो है, इनमें द्वारक जितना बड़ा होगा तो जितनी भी लाइट उसके अंदर एंटर कर रही है तो उसमें अपवर्तन हमको नहीं देखने को मिलकर क्या मिलता है? परावर्तन देखने को मिलता है। कौन सा? परावर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। परावर्तन में क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रकाश की तीव्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी मैं जब परावर्तन बताया था तब भी मैंने आपको बताया था। इसीलिए ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इनमें चमकीला प्रतिबिंब दूर की वस्तुओं का पास में एकदम स्पष्ट सुस्पष्ट, जितना चाहे उतना चमकीला हम बना सकते हैं। जितना द्वारक बड़ा रखेंगे और मिरर तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट इसमें एंटर करती है उतना ही ज्यादा चमकीला हमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और मैग्निफिकेशन तो इनकी है ही, ये कंपाउंड में मिलती है। तो देखिए, अब इस पे क्या रहता है? आई पीस तो लेंस ही लेते हैं, इधर भी देखिए आई पीस, इधर भी क्या है? लेंस। अब यहाँ पे जितनी पावर का आप लेंस लेना चाहते हैं वो उतना ही ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, है ना। तो आईपीस लेंस तो लेंस का ही उपयोग किए करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा लेते हैं? मिरर लेते हैं। लेंस ना लेके क्या करते हैं? मिरर का उपयोग करते हैं। देखिए इसमें जो है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ तो ये एक छोटा सा हमने द्वारक लिया है जहाँ पे लेंस ले लिया, आईपीस लेंस, जहां से हम देखेंगे किसी वस्तु को। यहाँ पे क्या है? ये एक मिरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिरर। अब कैसा मिरर है ये? कैसा दर्पण है? कॉनकेव मिरर है, जिसको हम अभिदृश्यक जो है, अब अभिदृश्यक यहाँ पे, अभिदृश्यक जो है वो मिरर लेते हैं, अभिदृश्यक दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अपसारी, जो कि कॉनकेव होता है, सॉरी अभिसारी, कॉनकेव, ठीक है ना। कॉनकेव बोले तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो जितनी भी लाइट इसमें एंटर करेगी इस द्वारक से, जितना भी प्रकाश इसमें एंटर करेगा, जो पैरेलल आएगा वो कहां पर जाएगा? फोकस पे जाएगा। अब उसके फोकस के पहले ही यहाँ पे एक दूसरा सेकेंडरी मिरर लगाते हैं। यहाँ पर एक दूसरा सेकेंडरी मिरर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उससे वापस रिफ्लेक्ट होके आईपीस लेंस पर सारी लाइट जो है क्या होती है? कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज। जब यहाँ पे सारी लाइट कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पर, तो शार्प ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है हमको, एकदम स्पष्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट की हमको प्रतिबिंब दिख रहा है वो एकदम स्पष्ट और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो कैसे ग्रेन में क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर के साथ साथ जो सेकेंडरी मिरर है वो कौन सा लेते हैं? वो भी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग वहां पर करते हैं। कैसे ग्रेन में, ठीक है ना। आजकल जो प्रचलित है वो है न्यूटोनियन। दोनों ही कैसे है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। मैग्निफिकेशन दोनों की यही मिलेगी, m इक्वल टू कितना? f0 अपॉन f ही मिलेगा, जो भी पीछे लिया था हमने, मैग्निफिकेशन वही मिलेगी, f0 अपॉन f ही। लेकिन अब इसमें भी देखिए क्या है, द्वारक ले रखा है यहाँ पे, ये यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, चाहे वो स्टार्स या जो भी हम तारे वगैरह जो भी ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है इसके बीच में। तो देखिए जो भी लाइट इस द्वारक से एंटर कर रही है, यहाँ पे हमने क्या लिया? एक कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या लिया हुआ है? एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये जितनी भी लाइट है वो सारी अवतल दर्पण पर क्या होती है? टकराती है। अवतल दर्पण कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है, वो एक जगह पर लाइट को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ जहां पे भी वो कन्वर्ज करेगा उसके फोकस पे करेगा, लेकिन उसके फोकस से पहले ही एक क्या करते हैं? प्लेन मिरर या समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वो समतल दर्पण से लाइट देखिए, अब समतल दर्पण भी कुछ एंगल पे रखते हैं, इसीलिए इसका जो आईपीस है वो साइड में रहता है, सीधे नहीं रहता है। कहां पे रहते हैं? इधर साइड। जो न्यूटोनियन जितने भी टेलीस्कोप होंगे उनमें आपको आईपीस जो है वो साइड में, आपको उस नली की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कॉनकेव तो उधर ही रखता है जहां पे सारी लाइट आ रही है, उसके फोकस से पहले एक मिरर लगाते हैं कुछ एंगल पर, टेंजेंशियल कुछ एंगल पर। यहाँ पे एक प्लेन मिरर या
समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उस समतल दर्पण से लाइट टकराकर परावर्तित होकर इस आईपीस लेंस में क्या होती है, फोकस होती है, और उसको हमको अच्छे से जो भी है उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब हमको देखने को मिलता है। जो दूर का ऑब्जेक्ट है या जो दूर की वस्तु है उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्योंकि हम रिफ्लेक्टिंग टाइप ले रहे हैं, परावर्तन के थ्रू, यहाँ पे परावर्तन के फलस्वरूप क्या मिलता है हमको, आईपीस लेंस में जो भी वस्तु यहाँ दूर है उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखने को यहाँ पर मिलता है। और मैग्निफिकेशन कितनी होती है इनकी, f0/fe। तो इसीलिए अभी ज्यादा प्रचलित ये न्यूटोनियन जो टेलीस्कोप है ज्यादा प्रचलित देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो आजकल आपने देखा होगा पाई मैट्रिक्स करके भी एक साइट है, तो वो भी टेलीस्कोप बनाती है, बहुत अच्छे टेलीस्कोप बनाती है, और उनसे भी आपको ये बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पहले जो टेलीस्कोप बहुत महंगे आते थे, आजकल इतने महंगे नहीं है। न्यूटोनियन जो है सस्ते टेलीस्कोप में भी आपको अच्छे से एक मैग्निफिकेशन, अच्छी सी मैग्निफिकेशन देखने को मिल सकती है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो कि कैसेग्रेन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप के रूप में प्रचलित है। अब इनको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, परावर्ती दूरदर्शी। चलिए अभी देखिए हम क्या ले रहे हैं नेक्स्ट, गैलीलियो टेलीस्कोप। गैलीलियो ने क्या किया था, 1609 में गैलीलियो द्वारा निर्मित एक अपवर्तक दूरबीन है। अब इसमें भी देखिए अपवर्तक ही है। क्यों अपवर्तक, क्योंकि इनमें भी दोनों लेंस का ही उपयोग किया जा रहा है। जो दूर का ऑब्जेक्ट है उससे पहले लेंस जो कॉन्वेक्स है, अभी सारे लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है उससे एक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। अब उसके आगे क्या करता है ये, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे गैलीलियो ने क्या किया था, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया था। अब ऐसा क्यों किया, कॉनकेव क्या होता है, कैसा लेंस है, वो अपसारी लेंस है जो क्या करता है, फैलाता है लाइट को। और अब एक क्या कहते हैं, अपसारी लेंस है जो कि लाइट को क्या करता है, अगर उसको डाइवर्ट करता है लाइट को, ठीक है ना, और ये सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रही है। दूर का जो वस्तु था उसका ये प्रतिबिंब ना, ये इसका लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इससे इसका सीधा प्रतिबिंब यहाँ पे हमको आभासी देखने को मिल रहा है और आवर्तित देखने को मिल रहा है। तो इसलिए गैलीलियन टेलीस्कोप बोलते हैं इनको, गैलीलियो दूरदर्शी। अब देखिए क्या चीज देखने को मिली, ये भी अपवर्तक है क्योंकि दोनों लेंस का ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया था इसने, जो आईपीस लेंस था ना वो कॉन्वेक्स की जगह पे गैलीलियो ने कौन सा यूज किया था, कॉनकेव यूज किया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1909 में गैलीलियो द्वारा निर्मित एक अपवर्तक दूरबीन है जो, या दूरदर्शी है, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल कॉन्वेक्स अभिदृश्यक और अवतल नेत्रिका लेंस का उपयोग करती है, ठीक है ना। तो देखिए अभिदृश्यक तो कौन सा लिया इसने, अभिदृश्यक तो कौन सा है, उत्तल लेंस है ना। और अभिनेत्र कौन सा लिया है, अब यही बताया था मैंने, अभिनेत्र लेंस कौन सा है, अवतल। तो गैलीलियन टेलीस्कोप वो है, या गैलीलियो दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी जो 1609 में गैलीलियो ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था, गैलीलियो ने बनाया था। और ये अपवर्तक दूरबीन है, कैसा है, अपवर्तक दूरबीन है, क्योंकि दोनों लेंस का उपयोग, ये भी अपवर्तन के फलस्वरूप ही प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है वो बनाएगा। और इसमें देखिए अभिदृश्यक तो कौन सा यूज किया था उसने, उत्तल कॉन्वेक्स, और अभिनेत्रिका या नेत्रिका लेंस जो है वो कॉनकेव या अवतल दर्पण यूज किया था। यह सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है, जिससे इसका उपयोग मुख्य रूप से खगोलीय अवलोकनों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखता है। अगर आपने पीछे देखा है तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसा उसका सीधा प्रतिबिंब नहीं देखने को मिलता है, ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा दूरबीन था जो गैलीलियन वाला, ठीक है ना, गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसमें अभिदृश्यक लेंस तो उत्तल है और अभिनेत्र लेंस कैसा है, अवतल है, जो कि सीधा जैसा वस्तु है वैसा ही उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग कहां किया जाता है, देखिए मुख्य रूप से इसका उपयोग खगोलीय अवकलनों के लिए किया जाता है। अब अगर इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर देखें तो जब अनंत पे अगर प्रतिबिंब बनता है तब तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिल रही है, देखिए f0/fe जो हमने लिया है टेलीस्कोप में, पीछे भी यही मिली थी। और इस स्थिति में दूरबीन की लंबाई देखिए कितनी मिल जाएगी इसके लिए,
एफ जीरो माइनस एफ ई मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका फर्स्ट प्रतिबिंब ऐसे यहां पर मिल रहा है, लेकिन ये तो उससे बाहर है एक तरह से, है ना। तो बाहर है तो ये वाला बाहर बन रहा, मतलब इसका अगर प्रतिबिंब देखे तो एक्चुअल में ये इसकी वस्तु की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन भाई पाइप से बाहर बन रहा है, वो तो ये क्या कर रहा है, उसको पीछे की तरफ बढ़ा रहा है, मतलब डाइवर्स कर रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसका फाइनल प्रतिबिंब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, अगर यहां से हम देखते हैं तो, ठीक है ना। तो इस स्थिति में देखिए इसकी एफ जीरो माइनस एफ ई मिलेगी। कितनी मिलेगी? एफ जीरो माइनस एफ ई। और अगर अंतिम प्रतिबिंब जो है न्यूनतम दूरी पे बनता है, ये अगर डी पर अगर बनता है तो उसके लिए देखिए मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता कितनी मिलेगी? एफ जीरो अपॉन एफ ई 1 माइनस एफ ई अपॉन डी। जैसे यहाँ पे माइनस आया, पिछले में हमने क्या किया था, प्लस देखने को मिला था, ठीक है ना, क्योंकि वो नली बड़ी, नली की लंबाई जो है एफ जीरो और एफ ई के बराबर। यहाँ तो देखिए पहले कई प्रतिबिंब से पीछे बन रहा, मतलब ये तो कम हो गई ना। तो एफ जीरो अपॉन एफ ई 1 माइनस एफ ई अपॉन डी के बराबर। और इस स्थिति में इसकी लंबाई कितनी मिलती है? एफ जीरो माइनस डी अपॉन एफ ई, डी माइनस एफ ई। इतनी लंबाई इसके लिए देखने को मिलती है, पाइप की लंबाई। अगर वो न्यूनतम दूरी पे बनाता है तो मैग्निफिकेशन तो इतनी मिलेगी एफ जीरो अपॉन एफ ई, जैसे ऊपर मिल रही है, साथ में ये भी मिल जाएगा, है ना। तो 1 माइनस एफ ई अपॉन डी, तो लंबाई कितनी मिलेगी? एफ जीरो माइनस डी एफ ई अपॉन डी माइनस एफ ई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है गैलीलियन टेलीस्कोप या गैलीलियो दूरदर्शी। इसमें अभिनेत्र लेंस कॉन्वेक्स ना लेके किसका यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ताकि उसका वस्तु सीधी है तो उसका सीधा ही प्रतिबिंब अगर देखना है तो हम गैलीलियन टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखिए क्या है नेक्स्ट, पार्थिव दूरदर्शी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब ये क्या होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, पार्थिव दूरदर्शी? अब इसमें एक करेक्शन के लिए जो थोड़ा बहुत भी एब्रिविएशन, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, लेंस का उपयोग कर रहे हैं इसमें भी, तो इसके थोड़े बहुत एब्रिविएशन को कम करने के लिए करेक्टिंग लेंस और भी इसको क्या इरेक्टिंग या करेक्टिंग, इरेक्टिंग मतलब सीधा प्रतिबिंब जिससे देखने को मिल सके हमको। तो पार्थिव या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक प्रकाशिक यंत्र है, वो तो है ही है चलो, जिसका उपयोग पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अगर हमको सीधा प्रतिबिंब देखना है दूर की वस्तुओं का, ठीक है ना, तो दूर की वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए ही इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आईपीस लेंस हो गया, मतलब ये अभिदृश्यक और ये अभिनेत्र, इनके बीच में एक और लेंस का उपयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिलोमक लेंस या इरेक्टिंग लेंस। प्रतिलोमक मतलब जो भी प्रतिबिंब बन रहा है फर्स्ट वाले से उसका उल्टा प्रतिबिंब बना के, ताकि फाइनल इमेज हमको सीधी और बहुत बड़ी दिखाई दे। तो ये एक इरेक्टिंग लेंस, इरेक्टिंग मतलब जो प्रतिबिंब को सीधा बनाने का काम करता है उसको इरेक्टिंग लेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा देखने के लिए किया जाता है। यह खगोलीय दूरदर्शी के समान है, लेकिन इसमें उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए एक अतिरिक्त प्रतिलोमक लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक अतिरिक्त प्रतिलोमक लेंस, एक बीच में और भी उनके पाइप के बीच में एक और लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो दूर का वस्तु उससे लाइट आ रही है देखिए, और इसने ये प्रतिबिंब बनाया। अब ये प्रतिबिंब इस बीच वाले लेंस के लिए जो प्रतिलोमक लेंस है उसके लिए क्या करेगा, वस्तु का उपयोग, वस्तु की तरफ कार्य करेगा। अब ये इसके लिए जब उल्टी वस्तु है तो ये क्या कर रहा है, सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। अब ये कहां पर बनाएगा, इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल के बीच में, ठीक है ना। कहां पे बनाएगा, देखिए एफ दिख रहा है आपको, एफ ई और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखता है। अब जब भी ये एक स्थिति में ही लेंस, मैंने पहले भी बताया था कि जब O और F के बीच में वस्तु होती है तो वो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब ही बनाती है। और अगर ये न्यूनतम दूरी पे बनाती है, अनंत पे बनाती है, तो क्या क्या इसकी मैग्निफिकेशन मिलेगी। तो ये होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो क्या करता है, एक तरह से इरेक्टिंग लेंस एक बीच में और इन दोनों अभिनेत्र और अभिदृश्यक लेंस के बीच में उपयोग करता है, ताकि उससे सीधा और बड़ा, सीधा प्रतिबिंब देखने को मिले और बड़ा, ठीक है ना। यही है पार्थिव दूरदर्शी। अब इसमें अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट पे अगर देखें तो अगर प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ये प्रतिबिंब जो है, तब उसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी, एफ जीरो अपॉन एफ ई, जो कि हम लेते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में इसके लिए अब इसकी टोटल लंबाई देखिए किसके बराबर होगी, एफ जीरो प्लस 4f प्लस एफ ई, अगर वो अनंत पे बनाता है,
तो उस केस में कितना मिलेगा, देखिए F0 प्लस 4F प्लस FE। अब FE देखिए ये रहा, ये तो FE हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2F और ये भी 2F 4F हो गया और ये F0 हो गया। तो अगर ये अनंत पे बनाता है तब तो उसकी पाइप की लंबाई इसके बराबर होगी, और अगर वो अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको हम D बोलते हैं, अगर D पे बनाता है तब देखिए कितनी मिलेगी मैग्निफिकेशन, जो भी पीछे भी मिली थी हमको, F0 अपॉन FE 1 माइनस FE अपॉन D, जो किसके लिए था, गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए भी यही मिला था हमको, और इसके लिए भी दोनों ही क्या कर रहे हैं, सीधा प्रतिबिंब बना रहे हैं और आवर्धित, है ना। तो ये देखिए इस केस में इस दूरदर्शी की लंबाई कितनी देखने को मिलेगी हमको, F0 प्लस 4F, जो कि इधर है ही है, वो तो चलिए F0 और 4F, ठीक है ना। और साथ ही देखिए क्या मिल रहा है, DFE अपॉन D प्लस FE। अब देखिए DFE अपॉन D प्लस FE, ये इतना जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा अगर न्यूनतम दूरी पर वो बनाता है, तो पाइप की लंबाई इसके बराबर होगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अगर हम देखें पार्थिव दूरदर्शी ले या गैलीलियन दूरदर्शी ले, दोनों के लिए देखिए मैग्निफिकेशन क्या मिल रही है, अगर न्यूनतम दूरी पे बनाता है तो सेम देखने को मिल रही है। वही देखिए इनके लिए भी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए देखो F0 अपन FE, और इसके लिए भी कितनी मिल रही थी, देखिए ये अगर अनंत पे बनाता है तो F0 अपन FE। अब अनंत पे जब भी बना रहा है तो सबके लिए देखिए F0 अपन FE, है ना। जब अनंत पे अगर प्रतिबिंब बनाता है सबके लिए देखिए F0 अपन FE। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ जब वो न्यूनतम दूरी पे बनाता है तभी थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन F0 FE तो सब में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी ये प्रतिबिंब इसके आगे बन रहा है और इससे फिर बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब वो, और भी इधर न्यूनतम दूरी जो है कम है, ये देखिए इतने से पाइप में अगर वो बन रही है तो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखने को क्या मिल रहा है, देखो F0 अपन FE जब अनंत पे बनता है तो सबसे, अब तो देखिए पार्थिव दूरदर्शी, अब कहने का मतलब पार्थिव दूरदर्शी क्या है, जिसमें अभिदृश्यक और अभिनेत्र के साथ साथ एक प्रतिलोमिक लेंस का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का, दूर की वस्तु का देखने को मिल सके। तो ये है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये है गैलीलियन टेलीस्कोप, ये हो गया कैसेग्रेन और न्यूटोनियन, मैंने बता दिया आपको, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव मिरर इसका उपयोग किया जाता है और इसमें वो वाला मिरर यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनमें छोटी छोटी चेंजेस है लेकिन काम सबका एक ही है। सब क्या कर रहे हैं, देखिए ये दोनों भी, गैलीलियन में भी क्या है, सीधा आवर्धित प्रतिबिंब दिख रहा है, मतलब सब आवर्धन ही कर रहे हैं दूर की वस्तुओं को पास में, और बड़ा प्रतिबिंब देखने को हमको मिल रहा है। और टेरेस्ट्रियल में भी क्या देखने को मिल रहा है, दूर पार्थिव दूरदर्शी में भी वही सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमने आज किए हैं प्रकाशिक यंत्रों के बारे में, जितने भी थे देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी भी लिया हमने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी ले लिया, और दूरदर्शी भी लिए हमने अलग अलग प्रकार के। तो ये थे प्रकाशिक यंत्र जो आपके यूनिट में थे और आपके कोर्स में है इसमें। अब इसमें जो चीज बची है वो है विवर्तन, जो वेव वाला पोर्शन था। अब वेव क्या होती है वो वाला पोर्शन तो मैंने बता दिया था, लेकिन वेव वाले पोर्शन में विवर्तन क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उसको विवर्तन प्रतिरूप क्या देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको क्या देखने को मिलता है, ये चीज हम अगली क्लास में करेंगे और इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।